यानी ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी बुक पे दी गई है, ये वाले पॉइंट जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाए हैं, अगर मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको दिखाऊं तो वो कुछ हमारे पास ये बनेंगे, यानी सिमिलैरिटी की कंडीशन है तो भी हम कह देंगे कि वो आपस में सिमिलर है। तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक मेन कॉन्सेप्ट है, यानी सिमिलर का कॉन्सेप्ट। अगर हमने ये बात प्रूव करनी है कि दो शेप्स आपस में सिमिलर हैं तो उसकी कंडीशन क्या होंगी वो हम पहले सीखेंगे, फिर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम सिमिलर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे एक हेडिंग दिखाई दे रही है और वो हेडिंग है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स की सिमिलैरिटी को डिस्कस करने से पहले हम पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसी शेप्स को हम पॉलीगॉन्स बोलते हैं। पॉलीगॉन्स, 3 or more than 3-sided closed figure is called polygon। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? 3 या 3 से ज्यादा साइड्स को अगर आप जोड़ते हो और जोड़ने से जो क्लोज फिगर बनती है वो आपके पास होगी पॉलीगॉन। सपोज करो हमारे पास 3 साइड्स हैं और इन 3 साइड्स को हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो हमारे पास एक शेप बन जाती है और इस शेप को हम ट्राइंगल बोल देते हैं, तो ये भी एक पॉलीगॉन है। इसी तरीके से अगर आप स्क्वायर देखो तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, इन चारों साइड्स को अगर हम मिला दें तो एक शेप हमारे पास बनती है और ये क्लोज फिगर बनती है और ये स्क्वायर है हमारे पास और इसे हम पॉलीगॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ये शेप है आपके पास, यहाँ पर 6 साइड्स को मिलाकर एक शेप बनी है और ये शेप भी हमारे पास पॉलीगॉन है। उम्मीद करती हूँ पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये डिफाइन मैंने कहाँ से ली है, ये डिफाइन मैंने आपकी बुक से ली है। वहां पर आप इसे हाईलाइट कर सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर है ये डिफाइन आपकी बुक के पेज नंबर 161 पे, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से ली है। 3 और मोर देन 3-sided क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हमने पॉलीगॉन्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम देख लेते हैं सिमिलैरिटी। अगर दो शेप्स या फिगर्स के दरमियान में अगर हमने सिमिलैरिटी देखनी हो तो इसका मतलब क्या है, या आप यूं कह सकते हैं कि कैसी शेप्स को हम देख के कह सकते हैं कि ये फिगर्स आपस में सिमिलर हैं। तो देखें, सिमिलर फिगर का मतलब ये है कि सिमिलर फिगर हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। इसका मतलब ये है कि सिमिलर फिगर के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनका साइज जो है वो सेम रहे, बल्कि उनकी शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जैसे ये आपके पास स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो और साथ में आपको ये एक छोटा सा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर सिर्फ क्या चीज चेंज है, सिर्फ इनका साइज डिफरेंट है, ये बड़ा है और ये छोटा है। वैसे ये दोनों सेम है, इनके एंगल वगैरह सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब है ये फिगर हमारे पास क्या है, सिमिलर। इसी तरीके से अगर हम देखें, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है और साथ में एक और आपको छोटी सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या है, क्योंकि सिमिलैरिटी की कंडीशन हमें ये बता रही है कि जरूरी नहीं है कि उनका साइज जो है वो सेम रहे, बल्कि उनकी शेप क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। ये इसका था मेन कॉन्सेप्ट। अब इसकी मैथमेटिकली हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं या किस तरीके से बता सकते हैं, मैथमेटिकली इसकी क्या डिफाइन बनती है, अब हम उसे प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स की प्रॉपर डिफाइन को देखेंगे। ये है हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन की डिफाइन, और क्या है इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर कब, इफ देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल and the corresponding sides are proportional। proportional का मतलब है the ratios of the length of the corresponding sides are equal। क्या मतलब है इस पूरी स्टेटमेंट का, मैं आपको बताती हूँ। दो पॉलीगॉन्स उस वक्त सिमिलर होंगी जब उनके corresponding एंगल्स जो हैं
वो इक्वल होंगे। दूसरा, उसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पर ये है लेंथ की रेशो जो कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स की आएंगी वो भी क्या होगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, तो एंगल्स के बारे में आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। वैसे जब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी कंडीशंस के बारे में देखेंगे, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल के बारे में आपको बता देती हूँ। उसका मतलब क्या है, जैसे आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं और अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो अगर हम इस साइड का या इस कोने का अगर एंगल देख रहे हैं तो यहाँ पर एक एंगल है। ठीक है, इसका एंगल इक्वल हो इस एंगल के, ये है इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल। जो इस पॉइंट पे एंगल है वो ही इस पॉइंट पे एंगल है। ठीक है, और इस साइड का क्रॉसपोंडिंग एंगल हमारे पास बनेगा इस साइड पे। तो अगर ये क्रॉसपोंडिंग जो एंगल हैं वो आपस में बराबर आते हैं तो हम बोल देते हैं कि वो ट्रायंगल है, जो भी फिगर है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। तो इनकी रेशियोज ऑफ लेंथ ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स ये आगे जब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसमें मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या आप यूं भी कह सकते हैं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो शेप आपस में सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पर इसकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डिस्कस करने लगे हैं और यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल भी दिखाई दे रही हैं। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल है DEF। तो जैसा कि हमारे पास सिमिलर जो पॉलीगॉन है उसकी डिफाइन थी कि दो पॉलीगॉन कब जो है वो सिमिलर होंगे, जब उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर होंगे या इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंगल की ही बात करने लगे हैं। आपकी बुक में काफी लंबा लिखा हुआ है कि अगर आप ये बात प्रूव कर दो कि दो एंगल किसी भी शेप या ट्रायंगल के बराबर हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ट्रायंगल ABC में तो हमें पॉइंट ए पे जो है एक लाइन दिखाई दे रही है। ट्रायंगल DEF में देखें तो पॉइंट डी पे हमें एक लाइन दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, यानी एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पॉइंट बी पे हमें दो लाइंस दिखाई दे रही हैं ट्रायंगल ABC में, और ट्रायंगल DEF में हमें पॉइंट ई पे दो लाइन दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ई और एफ आपस में बराबर हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर दो एंगल हम प्रूव कर दें कि इक्वल हैं, तो ये जो आपको थर्ड एंगल दिखाई दे रहा है, अगर ट्रायंगल ABC में बात करो तो पॉइंट सी पे आपको तीन लाइन दिखाई दे रही हैं, और अगर ट्रायंगल DEF में बात करें तो पॉइंट F पे आपको तीन लाइन दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि एंगल C इक्वल है एंगल F के। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा, अगर हम तीनों एंगल बता दें कि तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो ट्रायंगल AB और C सिमिलर होगी ट्रायंगल DEF के। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, ये जो मैंने साइन लगाया है, ये जो मैंने सिंबल लगाया है, ये सिंबल है सिमिलर का। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आई होगी। और अगर मैं आपकी बुक पे दिखाऊं ये कंडीशन कैसे लिखी हुई है, तो वो आपके बुक के पेज नंबर 161 पे कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। इफ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल आर congruent टू two corresponding angles in another triangle, the third angle in the triangle must be congruent। ये वही बात है, अगर आप ये बात जो है बता दें कि दो एंगल आपस में बराबर हैं ट्रायंगल के, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और यहाँ पर सिमिलरिटी का सिंबल ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आई हो। तो अब हम यहाँ पर इसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इससे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। इस पॉइंट के रिलेटेड मैंने यहाँ पर ट्रायंगल भी ऐड कर ली हैं। इनको हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? इस वाले पॉइंट में हमने ये चीज साबित करनी है कि इसकी दो साइड्स की जो क्रोस्पोंडिंग रेशियो है
वो इक्वल है। फिर हम ये बताएंगे और इसका एक एंगल बराबर है, या आप ऐसे कह सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाई दे रही हैं, अगर तो दे रही हैं। इसके बाद आपने इसकी कंडीशन देखनी है कौन सी अप्लाई होती है। अब सेकंड कंडीशन कौन सी है वही हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, हम दो साइड्स को डिस्कस करते हैं और एक एंगल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल का एक एंगल और दो साइड्स की रेशो बराबर आ जाती है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी। तो उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो दो ट्रायंगल है हमारे पास और दिखने में दोनों सेम हमें दिखाई दे रही हैं। और एफ पॉइंट पे अगर ट्रायंगल डी ई एफ को देखें तो एफ पॉइंट पे हमें एक एंगल दिखाई दे रहा है 90। और ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो पॉइंट सी पे हमें एक एंगल दिखाई दे रहा है और वो एंगल है 90, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले कि एंगल ऑफ ए बी सी इक्वल है एंगल ऑफ डी ई एफ के, ठीक है। ये एंगल उसका बराबर है, इससे हमें पता चल रहा है कि दोनों के एंगल क्या है, बराबर है। नेक्स्ट, ये बात हमें मालूम है इस पॉइंट से सामने वाली चीज अगर हम देखें तो ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, और इसी तरीके से यहाँ से हम सामने देख रहे हैं तो ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं, एक साइड हमारे पास ये है और एक साइड हमारे पास ये है। और इसी ट्राइंगल में भी हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं, ये और ये वाली, ठीक है। तो अब हमने इनकी ना प्रोपोर्शंस लेनी है। प्रोपोर्शन हम किस तरीके से लेंगे, ये वाली जो साइड है हमारे पास AC, इसकी प्रोपोर्शन हम लेंगे DF के साथ, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की रेशियो लेते हैं, हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो इसको हमने लिखना कैसे है, मैथमेटिकल में जब भी हम लेंथ लिखते हैं तो उसके साथ एक तो मेजरमेंट आता है और ऊपर बार भी लगती है, यानी मेजरमेंट ऑफ AC, इस पे बार लगाएंगे, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ FD, ठीक है, इस पे भी हम बार लगाएंगे। तो मेजरमेंट ऑफ AC की वैल्यू है हमारे पास 4 और मेजरमेंट ऑफ FD की वैल्यू है हमारे पास 6। तो यहाँ पर लिखते हैं और इन दोनों को हम कटिंग करते हैं। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशो आ गई है। रेशो इस तरीके से लेना है, मैंने पीछे आपको सिंपल बताया था कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तो वो रेशो जब भी हमने दो साइड्स की लेनी है तो वो हम इस तरीके से लेंगे। नेक्स्ट, हमने रेशो लेनी है, दूसरी साइड है हमारे पास ट्रायंगल DEF में देखें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ट्रायंगल ABC में देखें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों की रेशो अब हम यहाँ पर लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, पहले जिस ट्रायंगल की आपने रेशो लिखी है उसी ट्रायंगल की बाद में भी लिखनी है। यानी यहाँ पर हमने रेशो लिखी है ट्रायंगल ABC की, तो यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC की रेशो, यानी मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ EF, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ BC की वैल्यू है हमारे पास 2 और मेजरमेंट ऑफ EF की वैल्यू है हमारे पास 3। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों की लेंथ क्या आ गई है, बराबर आ गई है, और एक एंगल बराबर आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। लास्ट पर मैं आपको इस आइडेंटिफिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में भी बताऊंगी, आप किस तरीके से याद रख सकते हो कि यहाँ पर हमने कौन सी फॉर्म लगानी है या कौन सी टाइप लगानी है, तो हम इसको प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ सेकंड जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन वो भी आपको समझ में आई होगी। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हम इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए मैंने दो ट्राइंगल भी ले ली है और थर्ड पॉइंट भी लिख लिया है। इस वाले पॉइंट में हमने करना क्या है, तीनों साइड्स की रेशो को देखना है, यानी साइड साइड और साइड, तीनों साइड्स की रेशो को हमने देखना है। अगर ये तीनों साइड्स की रेशो इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल आपके पास आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाई दे रही हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है यानी हाइपोटेन्यूज ये इस साइड के
इक्वल है, ठीक है। तो अभी हमने रेशो भी इनकी इसी हिसाब से लेनी है। अगर हम फर्स्ट साइड ट्रायंगल एबीसी से लें तो हमारे पास ये बनती है, और फर्स्ट साइड अगर हम लें ट्रायंगल डीईएफ से तो वो हमारे पास ये बनती है। तो अभी हम तीनों साइड्स की यहाँ पर रेशो निकालते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ एसी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डीएफ। मेजरमेंट ऑफ एसी की वैल्यू है हमारे पास 2 और मेजरमेंट ऑफ डी एफ की वैल्यू है हमारे पास 4। तो इनको अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट, ये साइड की रेशियो इस साइड के साथ हमने लेनी है। तो ऊपर हमारे पास ट्रायंगल एबीसी से वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी ई। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और ई की वैल्यू है हमारे पास 6। तो इन दोनों को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 2 6। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट वाली साइड है हमारे पास ये, इस साइड की रेशो हमने इस साइड की रेशो के साथ लेना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ई एफ इक्वल आ जाएगा। बीसी की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 10 लिख लेंगे, और ईएफ की वैल्यू है हमारे पास 20। तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 20। 10 1 आर 10, 10 2 आर 20। तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के। तो यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी बुक पे दी गई है, ये वाले पॉइंट जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, पहला दूसरा तीसरा जो मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाए हैं, अगर मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको दिखाऊं तो वो कुछ हमारे पास ये बनेंगे। यानी सिमिलैरिटी की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में देखा हमने कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट, अगर हम दो साइड्स की रेशियो निकाल लें, अगर वो बराबर आ जाती है और एक एंगल बराबर आ जाता है, तो हम कह देंगे कि वो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। थर्ड कंडीशन में हमने ये देखा तीनों साइड्स की रेशियो बराबर आ जाती है, तो भी हम कह देंगे कि वो आपस में सिमिलर है। तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को अगर आप नहीं कैरी कर पाते तो इस वाले छोटे पॉइंट को आप नोट करके रख लें, और इसमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है वो हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर, आर लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, हमने मालूम करना है आया कि ये जो सॉलिड आपके पास दिए गए हैं ये सिमिलर हैं। दूसरा, जो लेंथ यहाँ पर दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। अगर मैं इस क्वेश्चन को एक ही बारी में आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि ये जो सॉलिड आपके पास दिए गए हैं इनको हमने प्रूव करना है कि ये सिमिलर हैं। दूसरा ये है कि ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है 4 3 5 ये सेंटीमीटर में दी गई है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो कॉन्सेप्ट हैं उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि सॉलिड क्या होता है। अगर इसकी जर्नल डिफाइन की बात करें तो हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो हमारे पास सॉलिड होती है, या जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है वो मैटर हमारे पास सॉलिड होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है इसकी कोई डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, ये आपके पास सॉलिड है। और सॉलिड वाली जो बॉडी होती है वो रिजिड होती है, उसको कंप्रेस करना थोड़ा सा हार्ड होता है। दूसरा, अगर हम इसी सॉलिड की बात करें और बात हम मैथमेटिक्स में करें तो बात ये होगी कि कोई बॉडी या ज्योमेट्रिकल फिगर वो सॉलिड होगी कब, जब उसकी 3 डायमेंशन दी जाएंगी। डायमेंशन मीन कि उसके 3 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक थर्ड एक्सिस है जी एक्सिस। 3 एक्सिस जिसके मौजूद होंगे वो शेप हमारे पास सॉलिड होगी ज्योमेट्री में। तो उम्मीद करती हूँ सॉलिड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
सिमिलर। तो पीछे हमने सिमिलैरिटी के बारे में बड़े अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन मैं इसकी जनरल डिफाइन आपसे यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। बाकी इसकी कंडीशन हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो दो शेप के सिमिलर होने का मतलब ये है कि वो दिखने में सेम हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका साइज जो है वो सेम रहे, ठीक है। अगर दो फिगर के सेम होने की बात करें तो अगर उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स जो हैं वो अगर आपस में बराबर आ जाते हैं, दूसरा उनकी जो साइड्स की रेशो है, रेशो मीन के जो सेम सेम साइड्स हैं उनकी रेशो निकाली जाए, अगर वो आपस में बराबर आ जाती हैं तो दो फिगर आपके पास सिमिलर होंगी। तो बाकी इनकी कंडीशंस को जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ साथ में वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ पूरी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो शेप्स हमारे पास दी गई हैं, जो सॉलिड दिया गया है या जो क्यूबॉइड हमारे पास दिए गए हैं, उनमें हमने बताना है कि सिमिलैरिटी है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी की कंडीशंस यहाँ पर अगेन से लिख लेते हैं, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया है। ये है हमारे पास सिमिलैरिटी की कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी शेप आपस में, वैसे जो ये कंडीशंस लिखी गई हैं वो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखी गई हैं आपकी बुक पे, लेकिन यहाँ पर किसी भी शेप की सिमिलैरिटी को बताने के लिए ये होता है कि अगर उसके क्रोस्पोंडिंग साइड्स और क्रोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पॉलीगॉन है या क्यूब है या कोई भी शेप है हमारे पास, फिगर है, वो एक दूसरे के सिमिलर होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन देख लेते हैं, अगर दो एंगल किसी भी शेप के आपस में बराबर हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि वो शेप आपस में क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। सेकंड कंडीशन है कि अगर दो साइड्स की रेशियो बराबर आती है और तीसरा कि उनमें एक एंगल भी सेम आएगा तो वो शेप, दोनों शेप आपस में सिमिलर होंगी। थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि तीनों की रेशियो निकाली जाए। अब रेशो किस चीज की निकालनी है, साइड्स की या लेंथ की। जो भी लेंथ आपके पास, सपोज करो कभी आपके पास एंगल नहीं दिए जाते, सिर्फ लेंथ दी जाती है, तो उन तीनों लेंथ की आपने रेशियोज निकालनी। अगर वो रेशियो आपस में बराबर आ जाती हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि वो शेप आपस में सिमिलर हैं। तो ये जो केस हमारे पास मौजूद है, अगर हम देखें तो ये दोनों क्यूबॉइड हैं यानी सॉलिड हैं। तो इसमें हमारे पास कहीं भी एंगल नहीं दिया गया, सारी की सारी लेंथ दी गई है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये वाली कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो है वो इस पे अप्लाई होती है। तो तीनों साइड्स की हमने रेशियोज निकालनी है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें ये दोनों शेप बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइज का डिफरेंट है, पड़ी भी सेम है, कोई फ्लिप नहीं है, बिल्कुल सेम सेम पड़ी हुई है। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि इनकी इन लेंथ की रेशियो हमने किस तरीके से लेनी है। एक तो ये है कि जिस जिस जगह पे जो चीज़ पड़ी हुई है, सपोज करो ये यहाँ पे पड़ी हुई है और ये यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इन दोनों की रेशियो लेनी है आपने। ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, इन दोनों की रेशियो लेनी है। ये यहाँ पे पड़ी है और ये यहाँ पे पड़ी है, तो इन दोनों की रेशियो आपने लेनी है। एक तो तरीकाकार ये है, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों जो चीजें हैं या सॉलिड हैं, सेम जगह पे पड़े हुए हैं, मतलब हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ लेंथ वगैरह का डिफरेंस है इनमें। दूसरा, आप इस तरीके से ले सकते हो कि सबसे बड़ी साइड इसकी देखो कौन सी है। इसकी सबसे बड़ी साइड हमारे पास ये है और इसकी हमारे पास क्या है, ये वाली है। तो इन दोनों की रेशियो हम ले सकते हैं। और सबसे छोटी देखें तो सबसे छोटी हमें यहाँ पर इस क्यूब में ये 3 दिखाई दे रहा है और इस क्यूब में हमारे पास ये 4.5 दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों की रेशियो आपने लेनी है। थर्ड देखें तो ये सेंटर वाली वैल्यू या एक वैल्यू हमारे पास बच गई है, तो इन दोनों की रेशियो हमने लेनी है। तो अब हम इनकी रेशियोज किस तरीके से लेंगे, उनको नेम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड में लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, उस हिसाब से हम यहाँ पर कह देते हैं कि ये इस क्यूब की हाइट है और इसे हम नेम दे देते हैं H1 का। और ये जो है ये लेंथ है इस क्यूब की, तो हम इसे बोल देते हैं ये L1 है। और ये हम सपोज कर लेते हैं ये इसकी विड्थ है,
इसे हम W1 का नेम दे देते हैं। इसी तरीके से इस क्यूब में देखें या इस सॉलिड में देखें तो इसे हम नेम दे देते हैं, ये हमारे पास हाइट है, इसे H2 का नेम दे देते हैं। ये हमारे पास लेंथ है, इसे हम L2 का नेम दे देते हैं। ये हमारे पास विड्थ है, इसे हम W2 का नेम दे देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी रेशियोज निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर खुद से लेट कर लेते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही चीजें अब मैं वर्डिंग में लिखने लगी हूँ, यानी let L1 W1 in H1 are the length, width and height of the smaller cube. L2 W2 and H2 are the length, width and height of larger cube. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर खुद से लेट कर लिया है। लेट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इनकी, यानी जो अब हम रेशियो निकालने लगे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रेशियोज ऑफ क्रोस्पोंडिंग साइड्स। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ की रेशियो ले लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं L1 डिवाइडेड बाय L2 इक्वल टू L1 है हमारे पास 3 और L2 है हमारे पास 4.5। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं अब 3 डिवाइडेड बाय 4.5। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल, ये लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय, अब 4.5 को मैं साइड पे जो है वो सोल्व करती हूँ। 4.5 अगर हमने इसका पॉइंट खत्म करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा और आगे जितने भी डिजिट है उसका 0 लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर हम 4.5 की जगह पर लिख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाय 10। तो जब ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो हमारे पास, या आप ये कह लें ये जो नीचे वैल्यू ओवर में भी, ओवर वाली वैल्यू जो दिखाई दे रही है नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 45। तो अभी जो चीज़ें कटिंग होती हैं वो हम काट लेते हैं, बाकी सिंपल वैल्यू हमारे पास बच जाएंगी। तो ये हम 5 के टेबल पे पहले काटते हैं। 5 2 10 और 5 9 45, 3 एकम 3 3 3 9। तो ये हमारे पास आ गया है 2 डिवाइडेड बाय 3। रेशो है हमारे पास L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसे हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट अब हम रेशो निकालते हैं विड्थ की, ठीक है। उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं W1 डिवाइडेड बाय W2। तो ऊपर से हम वैल्यू देख लेते हैं, W की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो W1 है हमारे पास 5 और W2 है हमारे पास 7.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 7.5। तो 7.5 को मैं पहले से यहाँ पर सोल्व कर लेती हूँ, यानी मैंने पॉइंट खत्म करना है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा 10, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो 10 आपको दिखाई दे रहा है ये ओवर से भी ओवर में है, तो ये नीचे वाली रकम के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 75। तो अभी 5 के टेबल पे से काटते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 एकम 5 2 हमने इधर कैरी दिए तो 25 बन गए, 5 5 25। तो अब हम इसको काटते हैं 5 के टेबल पे। तो 5 2 10 और 5 3 15। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इन दोनों की रेशियो आ गई है हमारे पास, यानी W1 डिवाइडेड बाय W2 आ गया है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट अब हम रेशियो निकालते हैं हाइट की। तो उसके लिए अब यहाँ पर लिखते हैं H1 डिवाइडेड बाय H2 इक्वल टू, अब हाइट जो है हमारे पास उनकी वैल्यूज देखते हैं हम ऊपर क्या है। तो जो हाइट है हमारे पास उसकी वैल्यू है हमारे पास एक तो 4 और दूसरी H2 की वैल्यू हमारे पास 6। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 2 के टेबल पर कट रहा है, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। तो ये भी वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 डिवाइडेड बाय 3 और इसे हम लिखते हैं H1 डिवाइडेड बाय H2 और इसे हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो यहाँ पर अब हमने एक और लाइन लिखनी है। अगर हम देखें
इक्वेशन नंबर 1 में L1 डिवाइडेड बाय L2 है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 2/3। और इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो वैल्यू है हमारे पास 2/3। और इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो वैल्यू है हमारे पास 2/3। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या चीज हमने देखी कि L1 डिवाइडेड बाय L2 इक्वल आया है W1 डिवाइडेड बाय W2 के, और ये इक्वल आया है H1 डिवाइडेड बाय H2 के। तो तीनों लेंथ्स की जो रेशो है वो एक दूसरे के बराबर आई हैं। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस रेशियोज ऑफ corresponding sides are equal so the given solid और cuboid are similar। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि ये जो शेप्स आपको दिखाई दे रही हैं ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। In triangle ABC, the sides are given as measurement of AB, measurement of BC, and measurement of CA. In triangle DEF, the sides are given as measurement of DE, measurement of EF, measurement of FD. Prove that the triangles are similar। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? हमारे पास दो ट्राइंगल दी गई हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और उसकी सारी लेंथ यहाँ पर दी गई हैं, और एक दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास DEF, उसकी सारी साइड्स की लेंथ हमारे पास दे दी गई हैं, और हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को एक ही बारी में आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल दी गई हैं जो यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। एक ट्राइंगल ABC है, दूसरी ट्राइंगल DEF है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक वर्ड है सिमिलर। तो सिमिलर की कंडीशंस क्या हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दो ट्राइंगल के सिमिलर होने की कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर उन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल दिए गए हैं और उन दो एंगल्स को हम प्रूव कर दें कि उन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि थर्ड एंगल भी उनका आपस में बराबर होगा, और इससे ये बात साबित हो जाएगी कि वो ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर हैं। सेकंड कंडीशन है कि अगर दो साइड्स की रेशो आपस में बराबर आ जाती है ट्राइंगल के, और एक एंगल उन दोनों ट्राइंगल का बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर तीनों लेंथ की रेशो बराबर आ जाती है तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगी। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं भी एंगल का जिक्र नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, जबकि हमारे पास तीनों लेंथ दी गई हैं दोनों ट्राइंगल की, तो इसका मतलब है हमारे पास ये कंडीशन यूज होगी। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट के साथ साथ आपको सिमिलैरिटी या दो ट्रायंगल को सिमिलर किस तरीके से प्रूव करना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। फिर हमारे पास जो दो ट्रायंगल दी गई हैं, यानी एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, उनकी लेंथ मेंशन कर लेते हैं, और फिर हमारे पास दी गई है ट्रायंगल DEF, इनकी लेंथ जो क्वेश्चन में दी गई है वो एज इट इज मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो भी मेजरमेंट दी गई थी वो मैंने एज इट इज नीचे लिख लिया है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन से देख के लिख लेनी है। इसके बाद हमारे पास आता है मेन कॉन्सेप्ट, ये कि हमने इन लेंथ की रेशो किस तरीके से लेनी है। तो इसके लिए आपको दोनों शेप्स को देखना पड़ेगा कि ये दोनों शेप्स कैसी हैं, फिर उनके रेशो उनके रिलेटेड लेनी है। पहला तरीका जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि आप इसमें देखो, इस ट्रायंगल में देखो, आपको सबसे बड़ी वैल्यू क्या कौन सी दिखाई दे रही है? सबसे बड़ी वैल्यू इस ट्रायंगल में देखें ABC में तो ये दिखाई दे रही है। अब हम ट्रायंगल DEF में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। ये देखो, ये 15 है, ये 10 है और ये 21 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो इन दोनों की रेशो लेनी है आपने। ठीक है, दूसरा सबसे छोटी वैल्यू क्या कौन सी है? तो सबसे छोटी वैल्यू इस ट्रायंगल में मुझे ये दिखाई दे रही है, और इस ट्रायंगल में देखूं तो सबसे छोटी वैल्यू ये इधर से 10 दिखाई दे रही है। तो इन दोनों की आपने रेशो लेनी है।
जो बाकी वैल्यू बच गई है उन दोनों का आपस में आपने रेशो निकाल लेनी है, ठीक है। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पर इसका कोई ना कोई एंगल है, ठीक है, और उस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। और इसके भी अगर आप देखो तो यहाँ पर एंगल है और एंगल के सामने वाली वैल्यू क्या है या साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ, अब हमने रेशो लेनी है इसकी और इस साइड की, इन दोनों की रेशो लेनी है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सिर्फ ये वाली ट्रायंगल को अगर हम ये कहें कि इस ट्रायंगल को फ्लिप किया हुआ है, उल्टा किया हुआ, ठीक है, तो ये वाली साइड जो है ये यहाँ पर चली गई है और ये वाली साइड जो है इसकी वो यहाँ पर चली गई है। एक और चीज आप देख सकते हो, देखो ये पूरी लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ पर देखो तो ये लाइन क्या है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है। इस हिसाब से बिल्कुल सीधी लाइन कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। तो इसका मतलब इस वैल्यू का और इस वैल्यू का आपने क्या लेना है, रेशो लेनी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और साथ में रेशोज लिखते हैं। तो रेशोज के लिए अभी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, रेशियो ऑफ क्रोस्पोंडिंग साइड्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा सबसे पहले, तो अगर हम देखें ये है हमारे पास ए बी, इस साइड का ए बी आएगा और इस साइड का डी ई आएगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों की रेशो हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, रेशोस निकालने लगे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी ई। ऐसे ही हमने देखा था ना, ये देखो अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ से देख के हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और डी ई की वैल्यू है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू अब यहाँ पर लिखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10.5 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर है हमारे पास 10.5, तो 10.5 को हम साइड पे सोल्व कर लेते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। 10.5 को अगर हम यहाँ से पॉइंट हमने खत्म करना है तो इसका मतलब पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाएंगे, बाकी जितने बाद वाले डिजिट उसके लिए 0 लगा देंगे। तो 10.5 अब 105 में चेंज हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर अब हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय 10। फिर हम इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, इससे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो इसको हमने सॉल्व करना है, ये नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 105। तो इनको अभी हम 5 के टेबल पे काटने की कोशिश करते हैं। 5 2 10 और यहाँ पे 5 2 10 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, ठीक हो गया। फिर हम इसको 3 के टेबल पे काटते हैं। 3 2 6 और 3 7 21, ठीक हो गया। तो 2 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 7। तो वैल्यू हमारे पास आ गई है मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी ई, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हमने किसके दरमियान में देखना है, नेक्स्ट हम ये दोनों साइड्स ले लेते हैं, यानी यहाँ से हम ले लेते हैं AC और यहाँ से हम ले लेते हैं FD। ये बात आपने याद रखनी है, पिछली जो हमने रेशो निकाली है अभी मेजरमेंट ऑफ ए बी, यानी जो ऊपर वाली रेशो ली थी हमने, वो ली थी हमने इस ट्रायंगल से, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो ली थी वो ट्रायंगल ए बी से ली थी और जो नीचे वाली वैल्यू ली थी वो हमने ट्रायंगल डी ई एफ से ली थी। अभी आपने ऐसा नहीं करना कि आप ऊपर जो है वो डी ई एफ वाली ट्रायंगल ले लो और नीचे ए बी वाली ट्रायंगल, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जिस रेशो से आप चल रहे हो उसी रेशो से आपने चलना है। अगर इसकी वैल्यूज आपने ऊपर रखनी है तो फिर सारी वैल्यू इसकी ऊपर रखनी है और सारी वैल्यू इसकी
नीचे रखनी है। अगर आप उलट करना चाह रहे हो तो उलट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों की रेशोज। तो अब ये दो लेंथ है, इन दोनों की हमने रेशो निकालनी है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ AC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ FD, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, मेजरमेंट ऑफ AC है और मेजरमेंट ऑफ FD है। और यहाँ से अब हम इन दोनों की वैल्यूज भी देख लेंगे। अभी आपके पास तो मौजूद होगा, ये तो मुझे बार बार ऊपर से देखनी पड़ रही है वैल्यूज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ AC की वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ FD की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से कट गया, सिंपल आपके पास वैल्यू बची हैं। इनको भी हम काट देते हैं, ये दोनों 3 के टेबल पे जा रही हैं। 3 4 12 और 3 7 21। तो ये हमारे पास आ गया है 4 डिवाइडेड बाय 7। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ FD। और इसे भी हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हम थर्ड लेंथ की रेशियोज को देखते हैं। तो जो साइड्स हमारे पास बच गई हैं वो है हमारे पास BC एंड EF। अब इन दोनों लेंथ की रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लिखते हैं, एक लेंथ BC है, दूसरा EF है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ BC divided by measurement of EF। इन दोनों की रेशियोज निकालनी है, तो इनकी वैल्यूज हम देख लेते हैं। BC की वैल्यू है हमारे पास 9 और EF की वैल्यू है हमारे पास 15.75। 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 15.75 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो गया। पीछे हमारे पास जो रकम बची है उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9 डिवाइडेड बाय, ये वाली रकम को हमने पॉइंट इसका खत्म करना है तो वो साइड पे सोल्व करते हैं हम इसे, यानी 15.775 है, 15.75। तो इसका पॉइंट हमने खत्म करना है। तो ये पॉइंट कब खत्म होगा, जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, बाकी जितने डिजिट रह गए हैं उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो अब हम 15.75 की जगह पर लिख सकते हैं 1575 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1575 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 नीचे वाली रकम के साथ डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर वाली रकम के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1575। तो अभी हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग अभी हम 5 के टेबल पे करने की कोशिश करते हैं। 5 3 15, 5 एकम 5 और यहाँ से 2 चले जाएगा तो 5 5 25 और ये 5 2 10 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी भी काटने की कोशिश करते हैं 5 के टेबल पे ही। 5 6 30, एक असल आगे चला जाएगा तो 5 3 15 और ये आ जाएगा 5 4 20, 9 एकम 9 9 7 63, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत टेबल तो आपको आते होंगे ना, तो उसी हिसाब से हम इसको कटिंग करके तो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी रकम हमारे पास आ गई है 4 डिवाइडेड बाय 7 और ये है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ EF। इसे हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब अगर हम तीनों इक्वेशंस को देखें, मेजरमेंट ऑफ AB डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ DE, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 7। और यहाँ पर हम देखें सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ FD, उसकी वैल्यू भी हमारे पास 4/7 है। और अगर थर्ड इक्वेशन देखें मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ EF, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 7 है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। हमने ये चीज नोटिस की है कि तीनों लेंथ की रेशियो बराबर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ AB डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ, देख लेते हैं ऊपर से, DE इक्वल आई है मेजरमेंट ऑफ AC बाय मेजरमेंट ऑफ FD, या DF इक्वल आई है मेजरमेंट ऑफ BC
डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ई एफ। तो तीनों की लेंथ्स की रेशो बराबर आई हैं, तो ये बात साबित करती है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर। तो इसी बात को अगर हम वर्डिंग में लिखें तो वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, यानी सिंस रेशियोज ऑफ corresponding साइड्स आर इक्वल सो द गिवन ट्रायंगल आर सिमिलर। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि जहां पर दो ट्रायंगल दी गई हैं उनको हमने प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, मेजरमेंट ऑफ ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए सी एंड मेजरमेंट ऑफ बी सी। इन ट्रायंगल डी ई एफ measurement of DE equal to 6 centimeter, find the measurement of DF and measurement of EF। तो क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट का मतलब है कि आपके पास फिगर दी गई है यहाँ पर, जिसमें दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही हैं और वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। तो उनकी लेंथ हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी की तीनों लेंथ हमारे पास दे दी गई हैं और ट्रायंगल डी ई एफ की सिर्फ एक लेंथ हमारे पास दी गई है जो कि है मेजरमेंट ऑफ डी ई। बाकी दो लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हम देख लेते हैं सिमिलर की कंडीशंस क्या थी जो हमने पीछे भी डिस्कस की। तो अभी अगर हम देखें इन शेप्स में या इन फिगर में, हमें इनमें लेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है, साइड्स की लेंथ दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिमिलरिटी की कंडीशन इसमें अप्लाई होगी वो साइड्स के रिलेटेड, यानी साइड्स की रेशो मालूम करने के रिलेटेड होगी। ये है हमारे पास दो ट्रायंगल के सिमिलर होने की कंडीशन। तो यहाँ पर एंगल की बात नहीं हुई, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन नहीं यूज होगी। सेकंड में भी एंगल यूज हो रहा है तो ये भी कंडीशन यूज नहीं होगी। थर्ड है हमारे पास के तीनों साइड्स की रेशो को यूज करते हुए हम यहाँ पर दो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो ये दो लेंथ हमारे पास इस ट्रायंगल की नहीं दी। एक तो है हमारे पास ई एफ, ये नहीं दी, तो इसे हम खुद से लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास एक्स है। और दूसरी जो लेंथ हमें नहीं दी गई वो है डी एफ, उससे भी हम खुद से लेट कर लेते हैं, यानी y। तो इस तरीके से हम लेट करके उस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। इसके बाद जो भी डाटा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी के रिलेटेड और ट्रायंगल डी ई एफ के रिलेटेड, वो हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे। तो जो डाटा क्वेश्चन में दिया गया था ट्रायंगल ए बी सी के रिलेटेड और ट्रायंगल डी ई एफ के रिलेटेड, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने ई एफ के डिस्टेंस को या लेंथ को मैंने एक्स का नेम दिया है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर लेट कर लिया था। आप अपनी मर्जी से इसको y और इसको x भी लेट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। या आप वैसे सोल्व कर लीजिएगा जैसे आपके टीचर ट्यूशन में या स्कूल में हल करवाएं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। दूसरी लेंथ जो है हमने ई डी एफ, जो कि हमने y के इक्वल लेट की है, वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर ली है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ से मालूम करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। तो सिमिलर होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो लगती हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी की एक कंडीशन है वो यहाँ पर लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइड्स दी गई हैं, एंगल नहीं दिया गया। इसका मतलब इसकी फर्स्ट कंडीशन भी नहीं लगेगी सिमिलैरिटी की और सेकंड भी नहीं लगेगी। थर्ड कंडीशन यहाँ पर लगेगी क्योंकि दोनों ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं। तो इस थर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि तीनों साइड्स की जो रेशो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमारे पास गिवन है। इसका मतलब ये है कि जिनकी जो क्रोस्पोंडिंग रेशियोज हैं साइड्स की, वो भी क्या है, इक्वल हैं। तो अब यहाँ पर ये आता है कि हमने कौन सी साइड की रेशियोज आपस में लेनी है।
तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया, इस साइड पे यहाँ पे कोई एंगल है और इसके सामने वाली साइड जो है वो होगी आपके पास हाइपोटेन्यूज, और इसके सामने भी अगर आप देखो तो ये वाली सामने वाली साइड है एंगल के, और ये आपके पास साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस साइड की रेशो इस साइड की रेशो के साथ लेनी है, ठीक है? और इस साइड की जो रेशो है आपने, ये छोटी वाली साइड है और ये लंबे वाली साइड है, अगर आप थोड़ा गौर करें तो, ठीक है? तो इस साइड की रेशो जो है आपने वो इस साइड की रेशो के साथ लेनी है, और इस साइड की जो रेशो आपको दिखाई दे रही है, इस साइड की रेशो आपने इस साइड की रेशो के साथ लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लेंथ मेंशन नहीं हुई, तो इस साइड को आप इस साइड के इक्वल भी रेशियो ले सकते हो और इस साइड की इस साइड के साथ भी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये साइड हमें लंबी दिखाई दे रही है और यहाँ से ये साइड लंबी दिखाई दे रही है, तो आपने इसकी और इसकी रेशियो लेनी है। बाकी जो बच गई है, बाकी उन दोनों की आपने रेशियो निकाल लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम उसके लिए यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं कि सिमिलैरिटी की साइड्स के रिलेटेड रिलेशन क्या बने, रेशियोज क्या बनेंगी। तो वो हम यहाँ पर ही देखेंगे। सबसे पहले हम इस साइड की रेशियो लिखते हैं, ये वाली ए बी की साइड लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी की रेशियो जो है वो बनेगी डी ई के साथ। उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी ई इक्वल टू, नेक्स्ट जो जिसकी रेशो लेनी है हमने वो है हमारे पास रेशो ऑफ बी सी टू द रेशो ऑफ ई एफ, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। जिसकी रेशो आपने पहली दफा फर्स्ट या ऊपर रखी है, अगली बार भी उसी ट्रायंगल की रेशो के लिए आपको वैल्यू ऊपर रखनी है। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। पीछे हमने ए बी की वैल्यू ऊपर रखी और इस ट्रायंगल की वैल्यू नीचे रखी। अब भी हमने ऐसा ही करना है, इस ट्रायंगल की वैल्यू ऊपर रखनी है और इस ट्रायंगल की वैल्यू नीचे रखनी है। अगर आपने चेंज करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही चेंज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ई एफ इक्वल टू, एक साइड हमारे पास बची है, उस दोनों की रेशो आपस में लिख देते हैं हम, और वो साइड है हमारे पास डी एफ एंड ए सी। तो ऊपर कौन सी वाली वैल्यू आएगी? ए सी की। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए सी टू मेजरमेंट ऑफ डी एफ। ये थी कंडीशन जो सिमिलैरिटी की थी, ठीक है? यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। मेजरमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है? मेजरमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास ये है और मेजरमेंट ऑफ डी ई की वैल्यू हमारे पास ये है। तो ये हम यहाँ पर पुट करते हैं 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर इक्वल टू, बी सी की वैल्यू है हमारे पास ये और ई एफ की वैल्यू है हमारे पास ये। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर लास्ट वैल्यू हमारे पास बची है, इसी की वैल्यू हमारे पास 20, डी एफ की वैल्यू हमारे पास वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वाई। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसे हमने किस तरीके से लिखना है अभी मैं आपको बताती हूँ। इनको हमने सोल्व करना है, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर हमने दो रिलेशन एट अ टाइम उठाने हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ लिख लेंगे, फिर हम दूसरी बारी में क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इक्वल रख लेंगे इस वाली वैल्यू के, तो हम y की वैल्यू मालूम कर पाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेंटर में मैंने लाइन लगा ली है, इस साइड पे हम लिखते हैं 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय x, और इस साइड पे हम लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय y। तो अब इनको बारी बारी हम सॉल्व करते हैं।
ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा। अब ये 6 इस 12 को काट देगा तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। 6 2 12, तो ये आपके पास आ गया है 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय x। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x 2x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, 2 8 16, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर। और x हमारे पास किसके इक्वल था? x हमारे पास इक्वल है EF के। तो EF की वैल्यू अब हमने यहाँ पर मालूम कर ली है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ EF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू पे भी मालूम कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, यहाँ से 6 कम 6 6 2 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इक्वल टू, यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय y। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम काटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, क्योंकि 2 10 20 होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 सेंटीमीटर, तो इसे हम लिखेंगे y इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ऊपर हम देख भी लेते हैं y की वैल्यू किसके इक्वल थी, तो y की वैल्यू हमारे पास इक्वल थी DF के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ DF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यही हमने करना था, दोनों की वैल्यू मालूम करनी थी, वो हमने कर ली है। एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दर्ज झैल में से हर एक में x की कीमत मालूम करें। यानी यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पे भी x मौजूद है और यहाँ पे भी x मौजूद है। तो इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, और इस x की वैल्यू हमने मालूम किस तरीके से करनी है ये हम क्वेश्चन में ही सीखेंगे। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास दो ट्रायंगल दे दी गई हैं। एक है आपके पास ट्रायंगल ABE और दूसरी है ट्रायंगल आपके पास DEC। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब सिमिलर होने की कंडीशन क्या है, या आप ये कह लें कि हम कैसी शेप्स को, फिगर्स को हम ये बोल सकते हैं कि वो सिमिलर हैं। दो फिगर के सिमिलर होने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि उनका साइज जो है वो सेम रहे, बल्कि क्या होना चाहिए, उनकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज छोटा बड़ा या उसके जितना भी हो सकता है। ये है हमारे पास सिमिलैरिटी की मतलब। तो अगर आप देखो तो ये दोनों ट्रायंगल एक ही जैसी दिखाई दे रही हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर देख ली है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी की कौन सी कंडीशन लगाकर x की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो ये है हमारे पास सिमिलैरिटी की कंडीशन। यानी अगर आपके पास किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स दिए गए हैं, तो उन दो एंगल को आप इक्वल प्रूव कर दो, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो दोनों शेप या दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आपके पास दो साइड और एक एंगल दिया गया है, आप ये कह लें कि दो साइड्स की रेशो को आप इक्वल प्रूव कर दें और एक एंगल को इक्वल प्रूव कर दें, तो भी दोनों ट्रायंगल या दोनों शेप आपस में सिमिलर होंगी। थर्ड कंडीशन है हमारे पास, अगर तीन साइड्स दी गई हैं तो तीनों साइड्स की रेशो इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो शेप या ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक एंगल मौजूद है दोनों में और दूसरा दो साइड्स मौजूद हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास सिमिलैरिटी की ये कंडीशन जो है वो
फुलफिल होती है। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करके यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है, जैसे हम पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर हमारे पास जो इस ट्रायंगल में डाटा दिया गया है वो सारे का सारा लिख लेंगे, और फिर जो इस ट्रायंगल में डाटा दिया गया है वो सारे का सारा लिख लेंगे। ट्रायंगल ए बी ई में जो डाटा दिया गया वो मैंने लिख लिया है, और जो डाटा ट्रायंगल डी ई सी में दिया गया है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। इसके बाद क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिंस द ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं जो एंगल है हमारे पास ए बी ई वो इक्वल है हमारे पास 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे है, ये चीज हमें मालूम है। अगर किसी एंगल पे आपको यूं स्क्वायर दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो एंगल है वो 90 का एंगल है, ठीक है। और दूसरा जो एंगल है हमारे पास, दूसरी ट्रायंगल का एंगल जो है, एंगल ऑफ डी ई सी, वो भी क्या है, 90 डिग्री है। तो इस बात से हमें मालूम होता है कि एंगल ऑफ ए बी ई इक्वल है एंगल ऑफ डी ई सी के, ठीक है, जो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि आ गया है 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास दो साइड्स की रेशो एक दूसरे के इक्वल है, तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं। और साइड हमने कौन सी लेनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों शेप सिमिलर हैं लेकिन सिर्फ फ्लिप हैं। तो अगर आप देखो तो ये साइड आपको लंबी दिखाई दे रही है, तो ये साइड की रेशो आपने इस साइड की रेशो के साथ लेनी है, और इस साइड की जो रेशो है वो आपने इस साइड की रेशो के साथ लेनी है। उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, और यहाँ पर हम लिखते हैं साइड्स की रेशो आपस में इक्वल है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी सी इक्वल है इसकी रेशो के, क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए। मेजरमेंट ऑफ ए ई इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ई सी, ठीक है। यहाँ पर हमने सिमिलरिटी की कंडीशन लगाकर दो दो साइड्स की रेशोज को इक्वल किया है। तो यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू है हमारे पास x, और डी सी की वैल्यू है हमारे पास 1.2। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x डिवाइडेड बाय 1.2 सेंटीमीटर इक्वल टू ए ई की वैल्यू है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, और ई सी की वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इसे मैं अब कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर, और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कट जाएगा, बाकी हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5। तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3x, 1.2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 से, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 9, और साथ में सेंटीमीटर भी आ जाएगा। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। तो 3 3 जार 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर। यही हमने मालूम करनी थी, इसे आप हाईलाइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने यही चीज मालूम करनी थी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से ये जो x आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो चीजें हमारी डायग्राम में बताई गई हैं उसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप डायग्राम में देखो तो आपके पास दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास ये, और दूसरी ट्राइंगल है आपके पास ये वाली, ठीक है। उम्मीद करती हूँ दोनों ट्रायंगल की आपको समझ में आ गई होगी। एक ही जगह पर दो ट्रायंगल हैं लेकिन एक छोटी है और एक बड़ी है।
तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलरिटी की कंडीशन अप्लाई करके यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताती चलूँ, वो ये कि अगर आप बड़ी ट्रायंगल की लेंथ जो है वो BC अगर आप देखो, तो ये तब आएगी जब आप ऐड करोगे x को और 6 को, फिर आपके पास BC की वैल्यू आएगी। और यहीं पे अगर आप देखो BD की वैल्यू आपने लेनी है, लेंथ या मेजरमेंट ऑफ BD की, तो वो आपके पास तब आएगी जब आप 8 सेंटीमीटर को ऐड करोगे 3 सेंटीमीटर में। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 2 ट्रायंगल के नेम क्या बनेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल हम बोल देते हैं, हमारे पास है BEF, और सेकंड ट्रायंगल है हमारे पास BCD। ठीक है? ये 2 ट्रायंगल बनेंगी हमारे पास। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के दौरान ही डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, इसके बाद जो डाटा इन दोनों ट्रायंगल में दिया गया है वो हम मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल BCD का डाटा लिखते हैं। इन ट्रायंगल BCD, अभी मैंने आपको बताया जो BC की लेंथ है वो आपके पास तब आएगी जब आप x को 6 में ऐड करोगे। ठीक है? ये पूरी लेंथ बनेगी। तो ये अब हमारे पास एक लेंथ आ गई। दूसरी लेंथ है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ BD, ये तब आएगी जब आप 8 और 3 को ऐड करोगे। ठीक है? तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो x प्लस 6 आ गई हमारे पास BC की लेंथ, और 8 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर में अगर आप ऐड करते हो तो आंसर आपके पास आएगा 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो ट्रायंगल है हमारे पास वो है BEF। उसकी जो डाटा है वो अब हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल BEF, BE की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, वही यहाँ पर मैंने मेंशन की है। और BF की जो वैल्यू है वो है 8 सेंटीमीटर, वही मैंने यहाँ पर मेंशन की है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर हैं। एक ट्रायंगल आपके पास बड़ी है और एक आपके पास ट्रायंगल छोटी है। सिर्फ साइज का डिफरेंस है, लेकिन एंगल वगैरह, शेप वगैरह सब इसका सेम है। ठीक है? उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको सिमिलरिटी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं सिमिलरिटी की कंडीशन नहीं डिस्कस करूंगी, सिंपल आपको बता दूंगी कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स की जो रेशियोज होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल BCD similar to triangle BEF, so the ratios of the corresponding sides are equal। ठीक है? तो अब हम इनकी रेशियोज को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने रेशियोज किस हिसाब से लेनी है? यहाँ पर दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर है। आप ऐसा भी सोच सकते हो। यहाँ पर अगर हम BE की रेशो लेंगे तो वो हम लेंगे BC के ऊपर। ठीक है? बिल्कुल सेम उसी के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ छोटी बड़ी का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ, अब हम नीचे जो है वो छोटी ट्रायंगल के लिए लिख लेते हैं, BE इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BD डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ BF। अब हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो तो BC की वैल्यू है आपके पास x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं सेंटीमीटर यानी यूनिट नहीं लेके चल रही। जब x की वैल्यू आएगी उसके साथ हम सेंटीमीटर लगा देंगे, क्योंकि हम लेंथ मालूम कर रहे हैं तो उसके साथ यूनिट सेंटीमीटर खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, नीचे है हमारे पास BE, तो BE की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 इक्वल टू BD की वैल्यू है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 11 डिवाइडेड बाय BF की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो उसके लिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे 8। तो अब हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो 8 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 6। अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। अब 8 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 8x
8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो हम कैलकुलेटर पे करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 48 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया 66। ये 48 इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x इक्वल टू 66 माइनस 48 इक्वल लगाएंगे यहाँ पर हमारे पास 8x ही आएगा। 66 में से 48 माइनस करने हैं अब हमने। 66 ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस 48 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 18। तो ये 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 8। तो इसे हम कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू, इसको SD में चेंज कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.25 x इक्वल टू 2.25। साथ में हम इसका यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है ट्रायंगल की साइड की। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी चीज में कंफ्यूजन रह गई है तो आपने परेशान नहीं होना। मे बी जब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें तो कुछ कंफ्यूजन आपकी उसमें दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। यानी अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होंगी, एक है CDE और दूसरी ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रही है वो है ट्रायंगल EFG। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हैं, इनको हम पहले प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, फिर हम इनकी कंडीशन लगाकर यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो इसको हमने करना किस तरीके से, हम क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करेंगे, साथ साथ इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास ट्रायंगल दी गई है, इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं इन द गिवन ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक एंगल आपको नजर आ रहा है और एक एंगल यहाँ पर भी दो लाइंस एंगल की शो हो रही हैं और यहाँ पर भी दो लाइंस एंगल की शो हो रही हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि एंगल ऑफ सी इक्वल है एंगल ऑफ एफ के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ ई, यानी एक ट्रायंगल का एंगल, उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल ऑफ ई इक्वल है एंगल ऑफ ई के। ठीक है, अब ये हमारे पास सिमिलैरिटी की कंडीशन है। अगर हम ये बात प्रूव कर दें कि दो एंगल आपस में ट्रायंगल के बराबर हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ डी भी इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ जी के। तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं अगेन से आपको कंडीशन जो है वो दिखा देती हूँ। ये थी हमारे पास सिमिलैरिटी की कंडीशन, एंगल एंगल एंड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये बात प्रूव कर दें कि दो एंगल आपस में सेम हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा। जब वो एंगल सेम हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों शेप आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने करना है एक्स की या CD की लेंथ मालूम करनी है। तो उसके लिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है दोनोंवो आपस में क्या है, सिमिलर। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो द ट्रायंगल CDE इज सिमिलर टू द ट्रायंगल EFG। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हैं। तो ठीक है, इसके लिए अब हम बाद में क्या करेंगे, सिंस द ट्रायंगल CDE सिमिलर टू द ट्रायंगल EFG, तो इनकी जो साइड्स की क्रोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो दो लेंथ दी गई हैं। अगर आप यहाँ से गौर से देखो तो आपको समझ में आएगा कि अब हमने रेशियोज किस तरीके से लेनी है। यहाँ पर देखो तो आपको एंगल के लिए दो लाइन दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मतलब ये है कि
इस साइड की रेशो आपने इस साइड के साथ लेनी है और इस साइड की रेशो आपने इस साइड के साथ लेनी है, ठीक है? आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि यहाँ से सिर्फ आप 2 लाइन्स एंगल की देख लो, यहाँ पर 2 एंगल्स लाइन लगी हुई है एंगल्स की। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड की रेशो लेनी है और फिर बाकी जो बच जाती है उन दोनों साइड्स की रेशो आपने लेनी है। तो अब हम इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ CD divided by measurement of FG equal to measurement of DE divided by measurement of EG। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ CD की वैल्यू है हमारे पास x डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ FG की वैल्यू है हमारे पास 2.1। तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सेंटीमीटर साथ में नहीं लिखेंगे, वो बाद में हम लगा देंगे। डी एफ की वैल्यू अब हम देखते हैं, डी एफ की वैल्यू है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 लिखेंगे और ई जी की वैल्यू है हमारे पास 2.4। अब हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, साथ में लिख देंगे ऐसे, इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो इन्हें हम कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, अभी एसडी में चेंज करेंगे तो 5.25। इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 5.25 और यहाँ पर है हमारे पास 2.4x। 2.4x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर हमारे पास आएगा, अभी आंसर नहीं मतलब ये आएगा हमारे पास 5.25 डिवाइडेड बाय 2.4। इसे भी हम कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं। 5.25 डिवाइडेड बाय 2.4 इक्वल दबाएंगे तो आंसर अभी हमारे पास आ जाएगा एसटी में 2.1875। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसे हम राउंड ऑफ भी करके लिख सकते हैं, यानी 2.19 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक्स की वैल्यू मालूम कर ली है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाता है।